नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा। आप देख रहे हैं CN24 न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत पाकिस्तान के बीच आज से हुई ऐतिहासिक वार्ता की शुरुआत। सिंधु जल बंटवारे पर चर्चा। सोमवार को भारत पहुंचा था पाकिस्तानी दल। ग्वालियर में ऑटो रिक्शा और बस में टक्कर, 13 लोगों की मौत। हादसे पर मुख्यमंत्री शिवराज समेत अन्य नेताओं ने जताया दुख। 100 करोड़ के धन उगाही मामले में गिरी उद्धव सरकार। फडणवीस बोले दिल्ली जाकर CBI जांच की करेंगे मांग। यूपी के अयोध्या में हादसा, 6 यात्रियों की मौत, 2 घायल। CM ने जताया दुख। नवनीत राणा के लेटर से महाराष्ट्र की सियासत में नया बवाल। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत पर लगाया आरोप। खबरों की शुरुआत की जाए तो मध्य प्रदेश की ग्वालियर से आज एक बुरी खबर सामने आई है, जहां ऑटो और बस की टक्कर हो गई और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसमें सवार 13 लोगों की मौत हो गई। इसमें ड्राइवर और 12 महिलाएं शामिल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। यह हादसा ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना के अंतर्गत आनंदपुरम ट्रस्ट के सामने हुआ। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया, 3 महिलाओं को पोषण आहार ठेकेदार ने मंगल दिवस पर खाना बनाने के लिए बुलाया था। महिलाएं 2 ऑटो से वापस लौट रही थी, लेकिन इसी बीच एक ऑटो रास्ते में खराब हो गया, जिसकी वजह से सभी महिलाएं एक ही ऑटो में बैठ गयी। इसके बाद वाहन एक बस से आनंदपुर ट्रस्ट के सामने टकरा गया, जिसमें 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी, जबकि 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान तीनों ने दम तोड़ दिया। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक SP अमित संघी ने बताया कि हादसा आनंदपुर ट्रस्ट के सामने हुआ, जबकि ऑटो रिक्शा ग्वालियर से जा रहा था और बस मुरार से आ रही थी। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। प्रदेश सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 4 लाख और घायलों को 50,000 रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने असम में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, असम के CM सर्बानंद सोनोवाल और राज्य मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद है। 126 सीटों वाली राज्य विधानसभा के लिए 3 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। इसी दौरान नड्डा ने कहा कि हम असम की सुरक्षा के लिए सही NRC पर काम करेंगे। घोषणा पत्र जारी करते हुए JP नड्डा ने कहा, हम वास्तविक भारतीय नागरिकों की रक्षा करेंगे और घुसपैठियों का पता लगाकर अहोम सभ्यता को सुरक्षित रखेंगे। असम के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम परिसीमन प्रक्रिया को गति देंगे। नड्डा ने आगे कहा कि हमने अपने आप को बढ़ाने के लिए आपके सामने 10 संकल्प रखने का फैसला किया है। पहला, मिशन ब्रह्मपुत्र। बाढ़ जो यहाँ की समस्या बनी हुई है, उसे नए नए तरीके से रोकने का प्रयास किया जाएगा, ताकि हम बाढ़ की त्रासदी से असम की जनता को बचा सके और वो विकास की नई कहानी लिख सके। उन्होंने कहा कि हम ब्रह्मपुत्र के आसपास बड़े जलाशयों का निर्माण करेंगे, ताकि ब्रह्मपुत्र दृष्टि के तहत अतिरिक्त पानी का संरक्षण किया जा सके और लोगों को बाढ़ से बचाया जा सके। और अरुणोदय योजना के तहत 30 लाख पात्र परिवारों को महीने में 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम अवैध अतिक्रमण को हटाने के साथ साथ नाम घरों का अच्छे से निर्माण हो सके, उसके लिए सभी नाम घरों को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। नड्डा ने आगे कहा कि असम देश में सबसे ज्यादा तेजी से नौकरियां पैदा करने वाला राज्य बनेगा। सरकारी क्षेत्र में हम 2 लाख लोगों को नौकरी देंगे, जिनमें से 1 लाख लोगों को हम 31 मार्च 2022 तक नौकरी देंगे। निजी क्षेत्र में 8 लाख नौकरियों की व्यवस्था की जाएगी। नड्डा ने कहा कि जो लोग चुनाव बाद असम का अंधकारमय भविष्य चाहते हैं, वो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, लेकिन जिनको विकास चाहिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चले। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का एकमात्र मकसद अवसरवादी राजनीति है। केरल में वह मुस्लिम लीग के साथ मिलकर माकपा से लड़ रही है और बंगाल और असम में माकपा के साथ उसका गठबंधन है। भारत और पाकिस्तान के बीच आज ऐतिहासिक वार्ता की शुरुआत हुई है। नई दिल्ली में सिंधु जल बंटवारे को लेकर आज से स्थायी आयोग की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। यह बैठक करीब 2.5 साल के अंतराल के बाद होने जा रही है। दोनों देशों के 20 साल 1960 की जल संधि के तहत स्थायी सिंधु बॉर्डर की स्थापना की गई थी। इसी आयोग की दिल्ली में 23 मार्च और 24 मार्च को बैठक आयोजित की गई है। दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल बंटवारे पर चर्चा शुरू हो गई है। इस बातचीत के लिए पाकिस्तान का 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सोमवार को भारत पहुंचा था। सिंधु जल बंटवारे को लेकर हो रही इस चर्चा में पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व पाकिस्तान के सिंधु आयुक्त सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह कर रहे हैं, जबकि भारतीय पक्ष का नेतृत्व PK सक्सेना कर रहे हैं। उनके साथ केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय ऊर्जा प्राधिकरण और राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम के प्रतिनिधि भी वार्ता में भाग ले रहे हैं।
पाकिस्तानी पक्ष की ओर से जानकारी दी गई है कि तय सिंधु आयोग की साल में कम से कम एक बार बैठक कराने की बात तय की गई थी। इस आयोग की जिम्मेदारी दोनों देशों के बीच सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के जल के उचित वितरण की निगरानी करना है। इस बैठक में पाकिस्तान भारत की पाकल दूल और लोअर कलनई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की डिजाइन पर आपत्ति व्यक्त करेगा। संधि के अनुसार भारत को पश्चिमी नदियों पर जल विद्युत परियोजना स्थापित करने का अधिकार मिला हुआ है और पाकिस्तान को इन परियोजनाओं के डिजाइन पर आपत्ति जताने का अधिकार है। दोनों देशों की सरकारें पिछले कुछ हफ्तों से संबंध सामान्य बनाने के प्रयास कर रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पाक सेना प्रमुख जनरल कमर वाजवा भी भारत पाकिस्तान के बीच संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में काम करने की बात कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए युद्ध विराम का उल्लंघन न करने पर बनी सहमति भी इसी कवायद का हिस्सा है। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों के कारण महाराष्ट्र की उद्धव सरकार संसद से लेकर सड़क तक घिरी हुई है। संसद के दोनों सदनों में जमकर बवाल हुआ। इस बीच अमरावती से निर्दलित सांसद नवनीत राणा की एक चिट्ठी ने अब इस मामले में नया मोड़ ला दिया है। उन्होंने यह चिट्ठी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि लोकसभा में सचिन वजह का मामला उठाने पर शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने उन्हें जेल में डालने की धमकी दी है। नवनीत राणा ने कहा कि अगर एक महिला संसद में सुरक्षित नहीं है तो वो महाराष्ट्र में कैसे सुरक्षित रह सकती है। नवनीत राणा ने यह भी दावा किया है कि इससे पहले भी उन्हें कई बार फोन पर धमकी दी गई है और उन पर एसिड अटैक कराने की भी बात कही गई है। हालांकि शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने आरोपों को झूठा बताया। सावंत ने कहा है कि उन्होंने राणा को धमकी नहीं दी है, यह एक बड़ा झूठ है। उन्होंने कहा, मैं उन्हें क्यों धमकी दूंगा? यदि उस समय उनके पास लोग मौजूद थे तो वे बता सकते हैं कि क्या मैंने उन्हें धमकी दी थी। सावंत ने कहा कि शिव सैनिक महिलाओं को धमकी नहीं देते। इसी बीच भाजपा सांसद रमा देवी ने कहा है कि नवनीत राणा ने इस मुद्दे पर उनसे बात की है। अरविंद सावंत को सांसद होने के नाते ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि वो स्पीकर से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने के लिए कहेगी। राणा ने स्पीकर ओम बिरला को लिखे अपने पत्र में आरोप लगाया कि सावंत ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि तू महाराष्ट्र में कैसे घूमती है मैं देखता हूँ और तेरे को भी जेल में डालेंगे। राणा ने कहा कि अरविंद सावंत ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है वह मेरे और पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि उनके खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई हो। एंटीलिया मामले में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के लेटर बम के बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को हुई शरद पवार की प्रेस वार्ता के बाद इस मामले पर अपना मत रखा है। फडणवीस ने शरद पवार पर हमला बोलते हुए कहा कि एनसीपी की जानकारी सही नहीं है। ऐसे में साफ दिख रहा है कि शरद पवार राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बचाव कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने जो आरोप लगाए हैं वे बेहद गंभीर है। फडणवीस ने बताया 15-27 फरवरी अनिल देशमुख क्वारंटीन में नहीं थे तो वे अधिकारी व अन्य लोगों से मिलने में व्यस्त थे। फडणवीस ने कहा कि एंटीलिया मामले को लेकर जो भी बातें सामने आई है वो वाकई हैरान करने वाली है। पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार गृह मंत्री अनिल देशमुख 17 फरवरी को सह्याद्री गेस्ट हाउस में थे और उसके बाद 24 फरवरी को अपने घर से मंत्रालय गए थे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग का रैकेट चल रहा था। बता दें कि बीते दिनों इस तरह की खबरें भी सामने आई थी कि हमारी सरकार ने इसका कड़ाई से निपटारा किया था। फडणवीस का दावा है कि इस घटना को लेकर उनके पास फोन कॉल रिकॉर्डिंग उपलब्ध है कि इस बात को लेकर सारी जानकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पहले से थी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस संबंध में वह शाम को दिल्ली जाएंगे और वहां गृह सचिव को पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके साथ ही सीबीआई से भी इस मामले की जांच करवाने की मांग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद परिसर में भाजपा संसदीय दल की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण समेत कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। पहले संसदीय दल की बैठक 17 मार्च को होनी थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मंडी से पार्टी के सांसद राम स्वरूप शर्मा के निधन के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। संसद परिसर में चल रही भाजपा संसदीय दल की बैठक समाप्त हो गई है। बता दें कि इससे पहले कोरोना महामारी के कारण लगभग 1 साल बाद 10 मार्च को साप्ताहिक भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई थी। पीएम मोदी ने पिछली बैठक के दौरान भाजपा के सांसदों को देश की आजादी के 75 साल मनाने की सरकार की योजनाओं की जानकारी दी थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सांसदों को दोनों सदनों में उपस्थित रहने और कार्यवाही में भाग लेने और अनुशासन बनाए रखने के लिए कहा था। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के कारण पिछले साल हुई कठिनाइयों के बारे में चर्चा की थी।
उन्होंने पिछली बैठक के दौरान भारत सहित दुनिया भर में प्राकृतिक आपदा और उनके प्रभाव पर भी बात कही थी। उत्तर प्रदेश में अयोध्या जिले के रुदौली इलाके में मंगलवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह हादसा रुदौली कोतवाली क्षेत्र में रोजा गांव फ्लाईओवर के पास हुआ है। इस बीच सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लेते हुए पीड़ितों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। सरकार की तरफ से मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की भी घोषणा की गई है। जानकारी के अनुसार कोतवाली रुदौली क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ अयोध्या मार्ग पर कानपुर से बस्ती की ओर जा रही 2 रोडवेज की बस में से आगे चल रही बस को रोजा गांव ओवरब्रिज के पास बगल से गुजर रही एक डीसीएम ने साइड से टक्कर मार दी। रोडवेज बस के चालक ने बस को किनारे रोक दिया। उसके साथ पीछे चल रही दूसरी बस के चालक ने भी बस को रोक दिया और डीसीएम से लगी टक्कर को देखने के लिए आगे ओवरब्रिज के पास बस का निरीक्षण करने लगे। इसी दौरान बस के अंदर बैठे यात्री भी नीचे उतर आए। इसी बीच लखनऊ की ओर से अयोध्या जा रहे ट्रेलर ने अनियंत्रित होकर खड़ी बस में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। ट्रेलर की भीषण टक्कर से बस से नीचे उतरकर खड़े यात्रियों में से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को आनन फानन में 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया। इनमें से 6 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों की मौत घटना स्थल पर हुई, जबकि 4 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। अयोध्या में हुई मार्ग दुर्घटना पर मुख्यमंत्री योगी ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर रहकर पीड़ितों की हर संभव सहायता करने के निर्देश दिए हैं। दुर्घटना में घायल हुए लोगों को तत्काल बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल के गोसाबा में चुनावी रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि ममता दीदी भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगी हुई है, जबकि मोदी जी आपका विकास करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, एम्फन तूफान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000 करोड़ रुपए भेजे थे, उसे भतीजा एंड कंपनी खा गई। मोदी जी के भेजे हुए पैसे की जिन्होंने चोरी की है, भाजपा एक SIT बनाकर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी। अमित शाह ने इस दौरान ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के विकास के लिए 115 स्कीम बनाई है। दीदी ने गरीबों को लूटने के लिए 115 स्कैम बनाए हैं। गरीबों का पैसा कटमनी वाले ले जाते हैं, इसे बंद करने का काम भाजपा की सरकार करेगी। अमित शाह ने कहा कि 2016 के चुनाव में दीदी मल्टीपल इंटीग्रेटेड फिशरी जोन बनाने वाली थी, लेकिन वो आज तक बना ही नहीं। दीदी ने कहा था कि सुंदरवन को हम जिला बनाएंगे। भाजपा का मुख्यमंत्री बनते ही हम 21 साल में सुंदरवन को जिला बनाने का काम कर देंगे। शाह ने इस दौरान ये भी कहा कि जो शरणार्थी आए हैं उन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। हम CAA को लागू करके सभी शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम नोबेल पुरस्कार के तर्ज पर टैगोर पुरस्कार और ऑस्कर के तर्ज पर सत्यजीत रे पुरस्कार बनाकर बंगाल के 2 महान सपूतों को बड़ी श्रद्धांजलि देने वाले हैं। तो मुझे बताओ, ये महान प्रदेश के अंदर, हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? जोर से बोलो जरा, रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? दीदी रोक सकती है क्या? रोक सकती है क्या? अरे आप भाजपा की सरकार बना दो, आदमी तो क्या परिंदा भी पैर न मर पाए ऐसी। कलकत्ता को सांस्कृतिक राजधानी बनाने के लिए 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बंगाल में महिलाएं बस में बैठती है, नाव में यात्रा करती है तो टिकट लेना होता है। भाजपा सरकार बनने के बाद सभी महिलाओं के लिए निःशुल्क परिवहन की सुविधा देंगे। अमित शाह ने कहा कि हम विधवा पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए करेंगे। उन्होंने कहा कि गोसाबा क्षेत्र में आज भी आधारभूत सुविधाएं नहीं है। भाजपा सरकार बनने के बाद हर घर में पीने का स्वच्छ पानी पहुँचाया जाएगा। अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए गाँवों के विकास के लिए दिया जाएगा, जिसका बड़ा फायदा गोसाबा क्षेत्र को होगा। शाह ने इस दौरान शहीद दिवस पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी। देश भर के सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। यह योजना भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। इसके तहत 23 मार्च से 3 अप्रैल तक एक प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। इस बात की जानकारी मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने दी। पार्टी अध्यक्ष ने बताया कि देश के सैनिकों को सम्मानित करने के लिए अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने स्टेट यूनिट चीफ, स्टेट जनरल सेक्रेटरी और स्टेट इंचार्ज को देश भर के सभी राज्यों और जिलों में निर्धारित समय में कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।
भाजपा के जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत की विजन को दर्शाने के लिए यह फैसला लिया गया है। उनके अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जो भी हालात हो, देश अपने एक एक इंच की सुरक्षा करेगा और हमारे प्रधानमंत्री के इस मजबूत इरादे को भारत की सशस्त्र सेना का समर्थन प्राप्त है। इससे पहले दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के दोरू शाहबाद में सेना ने बुधवार को 3 दशक से अधिक समय बाद 19वीं सदी के प्रसिद्ध शायर रसूल मीर की याद में योम रसूल मीर का आयोजन किया। भारत को लेकर पाकिस्तान के सुर अचानक बदलते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने भी भारत को लेकर बयान जारी किया है। पाकिस्तान ने भारत को शांति का पैगाम भेजा है। पाकिस्तान उच्चायोग के चार्ज अफेयर आफ्ताब हसन खान ने कहा है कि पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है। यह माना जाता है कि युद्ध के बजाय हम गरीबी और अशिक्षा को खत्म करने की दिशा में काम करते हैं। ये तभी संभव होगा जब शांति हो। आफ्ताब हसन खान ने साथ ही कहा कि शांति के लिए मुद्दों को विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में बातचीत से हल किया जाना चाहिए, जो 70 वर्षों से चल रहा है। आफ्ताब हसन खान बोले कि पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है और यह केवल शांति के जरिए संभव होगा और इसके लिए प्रबल होना चाहिए। मुद्दों को बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर के लिए जो 70 सालों से चल रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को लोगों से कोविड-19 वैक्सीन के लिए आगे आने को कहा और जानकारी दी कि 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, वैक्सीन ही एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। मास्क तो लगाना ही है, हाथ धोना ही है, लेकिन जो वैक्सीन ले सकते हैं उन्हें ले लेना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अब तक 5 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की खुराक मिल चुकी है। केवल सोमवार को देश भर में 32,53,095 लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई। पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में गुलाम नबी आजाद प्रचार नहीं करेंगे। कांग्रेस आला कमान ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची से गुलाम नबी आजाद को बाहर रखते हुए संकेत दे दिया है कि वह उन्हें पूरी तरीके से हाशिए पर धकेलने के मूड में है। G23 में फूट डाल बागी सुरों पर लगाम लगाने के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में मनीष तिवारी और भूपेंद्र हुड्डा के पुत्र को रखा गया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस में भी आला कमान के इस फैसले को लेकर हलचल तेज हो गई है। उल्लेखनीय है कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के उस G23 गुट के प्रमुख नेताओं में शामिल है, जिन्होंने देश में कांग्रेस के पतन को रोकने के लिए संगठनात्मक सुधारों की मांग करते हुए पदाधिकारियों के नामांकन के बजाय चुनाव के जरिए उनका फैसला करने पर जोर दिया है। इन नेताओं ने बिना गांधी परिवार का नाम लिए उसके नेतृत्व कार्यकुशलता पर भी सवालिया निशान लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की मांग की है। जम्मू में 28 फरवरी को गुलाम नबी आजाद के साथ भूपेंद्र हुड्डा, मनीष तिवारी, राज बब्बर, कपिल सिब्बल सरीके नेताओं ने एक सम्मेलन में बिना नाम लिए गांधी परिवार के वर्चस्व को चुनौती दी थी। इससे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में खलबली मच गई थी। उसके बाद से गुलाम नबी आजाद व उनके करीबियों को हाशिए पर धकेलने की कोशिश शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को एकजुट रखने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में जम्मू कश्मीर मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल भी 5 दिन के दौरे पर केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश पहुंच गई है। राजनीतिक मामलों के जानकार आसिफ कुरैशी ने कहा कि अगर किसी को पूरी तरह कमजोर बनाना है तो पहले उसे उसके घर में ही फूट डाली जाती है। कांग्रेस आला कमान ने भी यही किया है। गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर में कमजोर करने के लिए रजनी पाटिल खुद स्थानीय कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं से मिल रही है। उन्होंने आजाद के करीबियों को संदेश देते हुए कहा कि जो संगठन छोड़ना चाहता है जा सकता है। रजनी पाटिल ने अपनी इस बैठक में आजाद के करीबी कहे जाने वाले प्रदेश कांग्रेस के किसी भी वरिष्ठ नेता या पूर्व विधायक को नहीं बुलाया है या फिर वह खुद इन बैठकों से दूर रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक आप बने रहिए CN24 न्यूज के साथ।